है, इसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य समरसता हो, समानता हो, समतामूलक समाज हो, भाईचारा हो, इसी संदेश के साथ बैरिस्टर साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम कर रही है और इसी मैसेज को लेकर के आज हम सीतामढ़ी ज़िले में आए हैं। और सीतामढ़ी ज़िले में आने के बाद जो हमारे कन्वेनर हैं ज़िले के भाई हमारे नजर आलम साहब और चांद बाबू और इनकी पूरी टीम देखने के बाद तसल्ली हमें है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के विचारों को पहुंचाने में ये और इनकी टीम सक्षम है। कहाँ कहाँ जाना हुआ है सीतामढ़ी में? जी, सीतामढ़ी में रूनी सैदपुर में एक कार्यकर्ता सम्मेलन था, उसे संबोधित करने के बाद फिर ददरी जामिया जाइया फैजुर रजा जी का जो मदरसा है और उनका मकबरा है, वहाँ भी जाकर के मथा टेक करके उनसे आशीर्वाद लेने का काम किया, क्योंकि बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। और उसके बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के श्री चरणों में संविधान निर्माता है। आपके इस दौरे से पार्टी को कितना फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा होगा? देखिए, मैं आपको कुछ बताऊं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फ़ायदे की राजनीति नहीं करेगी। हाँ, कुछ को मैं जगा दूँ, कुछ को आप जगा दो, ये जगाने की राजनीति हम करते हैं। हमें ना ही विधायक बनने की लालसा है, ना ही हम मुख्यमंत्री बनकर के जुल्म करना चाहते हैं। हाँ, जो जुल्मी सरकार है उसको आईना दिखाना चाहते हैं कि तुम्हें जो ताकत मिली है जनता के अंगूठे के दम पे मिली है, तुम रानी के पेट से पैदा लेकर के उस मुख्यमंत्री की कुर्सी पे तक नहीं बैठे हो, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी तक नहीं बैठे हो। तुम्हें उस कुर्सी पे जो बैठा है संविधान के दायरे में आम जन के हित में निर्णय लेने के लिए। लेकिन वर्तमान जो देश और प्रदेश की स्थिति है बड़ा ही भयावह है। आप सच बोल नहीं सकते, सच बोलोगे मुकदमा का सामना करना पड़ेगा, सच बोलोगे ईडी, सीबीआई, तमाम तरह की सरकारी संस्थाओं का प्रयोग करके ये सरकार लोकतंत्र को दबाने पे आतुर है। लेकिन हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता बैरिस्टर साहब का सिपाही होने के नाते बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए शपथ लेते हैं कि जब तक सांस है आम जन की लड़ाई, गरीब, मजदूर, किसान, दलित, अल्पसंख्यक लोग कहते हैं कि 20% मेरा है, 5% मेरा है, 70% मेरा है, और बैरिस्टर साहब कहते हैं 100% मेरा है। तो हमारी सोच है कि पूरा हिंदुस्तान खुशहाल हो। लेकिन जातीय जनगणना पे आप क्या कहेंगे? जातीय जनगणना बेहतर है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए। कम से कम हमें ये पता तो चले कि हमारा कौन भाई पिछड़ा रह गया और कौन बहुत आगे निकल गया। लेकिन उसमें कहीं कुछ त्रुटियां भी हैं, जिसको लेकर के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और विधायक भी हैं वो अकरुल इमाम साहब, उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है। तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांग करूंगा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के पत्र पे गौर फरमाएं वो, और जायज़ मांग है, क्योंकि टीन सेट जिसके मकान पे डाला है उसे भी पक्के में डालने का काम कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे में जिनका पक्के का मकान बना है उसे कच्चे में डालने का जो काम कर रहे हैं। जो निचले स्तर के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं, बिहारी भाई हैं। मैं डायरेक्ट वे में ये कहना चाहूँगा कि संविधान के दायरे में रहकर जो सरकार का कानून है उसको फॉलो करें और आम जन तक उसका हक पहुँच सके। क्या अपील करना चाहेंगे? इस दाग को किस तरह ख़त्म करेंगे? विपक्ष के द्वारा ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है हिंदू विरोधी पार्टी है, क्या कहेंगे आप? कोई बाइट आप हमें दिखा दे हमारे नेता बैरिस्टर साहब का, जो उन्होंने कभी किसी मजहब, किसी संप्रदाय के खिलाफ उन्होंने बोलने का काम किया हो। आज भी जैन समाज का एक बहुत ही सम्मानित प्रतिष्ठित तीर्थ स्थल है श्री सम्मेत शेखर जी, उसे भी ये सरकार पैसे कमाने के लिए पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का काम करने की तैयारी कर रहा था, जिसका विरोध हिंदुस्तान के तमाम जैनी भाइयों ने किया, और उसका समर्थन अगर किसी ने किया इस हिंदुस्तान में तो वो एक ही नेता है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। ये तो बेबुनियाद इल्ज़ामें हम पे लगती है साहब, वो कत्ल पे कत्ल करे जा रहे हैं, उनको कोई कुछ कहने वाला है और हमने आहें भी भर दी तो हंगामा खड़ा हो गया। अब एक आखिरी सवाल, जो कहा जाता है उस पर क्या कहें जी? वोट कटवा जो कहा जाता है उस पर क्या कहें? देखिए, जहाँ तक वोट कटवा कहने की बात है, मैं बड़े सरलता के साथ आपके माध्यम से मैं समाज के बीच मैसेज देना चाहता हूँ कि जब तक मांझी जी मुख्यमंत्री नहीं बने थे उससे पहले तक उनके समाज की क्या स्थिति थी, जब तक लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री नहीं बने थे बिहार समाज में यादव समाज की क्या स्थिति थी,
और मुसलमान जो देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाया, जब फांसी के फंदों को चूमने की बारी आई तो उलेमाओं ने फांसी के फंदे को चूमा, रेशमी तहरीरें चली। और आज जब आज़ाद होने के बाद आज भी हमारे देश का वो मुसलमान अपने आप को पिछड़ा और ठगा हुआ महसूस कर रहा है। तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। और राजनीति में साहब, लोकतंत्र में वही समाज तरक्की किया है जिस समाज के पास राजनीति की चाबी हुई है। और हमारे मुसलमान भाई इस बात को जिस दिन समझ जाएंगे, मुसलमान, एक मुसलमान अब्दुल कलाम अगर पढ़ता है तो आपको परमाणु शक्ति संपन्न बनाता है। अरे भाई सरकारों, आंखें खोलो, अगर हजारों अब्दुल कलाम तुम्हें चाहिए तो इस मुसलमानों की तरफ देखो, मुसलमानों को ताकत दो। इनके पास ऊपर वालों ने ब्रेन दिया है, दिमाग दिया है। हजारों हजारों अब्दुल कलाम निकलेंगे और हमारे देश की तरफ आंखें उठाने की ताकत किसी की नहीं है। आखिर में अपना परिचय देते हुए अपनी पार्टी के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? जी, मैं पंडित मनमोहन झा गामा, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक अदना सा सिपाही हूँ। और आप सोचो कि मैं एक पंडित, अगर मुझे ताकत का लालसा होता, धन की लालच होती तो भारतीय जनता पार्टी या अदर किसी और पार्टी का मैं राजनीति करता। आखिर बैरिस्टर साहब के साथ कांटों की राहों पे चलना क्यों पसंद किया? क्योंकि दर्द होता है इसमें। जब मैं किसी माँ के तन पे आधा कपड़ा देखता हूँ तो दर्द होता है। जब किसी बच्चे को जो पढ़ने का उम्र होता है, जब पढ़ने का उम्र होता है उस बच्चे को तो उसके हाथों में खुरपी देखता हूँ और घास काटता हुआ देखता हूँ। तो क्या यही आज़ादी का 75वां महोत्सव हम मना रहे हैं? सिर्फ साइनिंग इंडिया कभी आ जाता है, मेक इन इंडिया। व्हाट इज मेक इन इंडिया? हमारा देश रो रहा है, हमारी माँ रो रही है, भारत माँ रो रहा है, उनके बच्चे बिलख रहे हैं। अगर मुसलमान रोता है तो भारत माँ रोती है, हिंदू रोता है तो भारत माँ रोती है, जैन रोता है तो भारत माँ रोती है। लेकिन इन सियासतदानों को हर जगह हिंदू मुस्लिम ही नजर आता है। अरे एक नज़र इंसानियत से भी देख लो। तुम्हें भी उसने ही भेजा है, हमें भी उसने ही भेजा है, मुसलमानों को भी उसने ही भेजा है। बोलना है।